It's my news wrap. लेट्स फाइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटी के साथ मेजबान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता के लिए भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का भी निर्णय किया। इस योजना का कुल खर्च 7,332 करोड़ रुपए है। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1 करोड़ 15 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 42वीं बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अमेरिका और ज्यादा टैरिफ लगाएगा। इसी चेतावनी के कुछ घंटों बाद दोनों देशों ने तनाव कम किया। ट्रंप ने यह भी दावा दोहराया कि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान 7 से ज्यादा लड़ाकू विमान गिराए गए थे। दरअसल एक जर्मन अखबार ने कहा था कि मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया था। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उनकी मोदी से बात हुई थी। Just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi, of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. इधर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 50% अमेरिकी टैरिफ पर कहा कि हमारा मानना है कि ये टैरिफ पूरी तरह से अनुचित है। हम सभी संसाधनों के लिए बाजार पर नजर रखना जारी रखेंगे क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, जिसकी ऊर्जा सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। If you want to know how we look at the tariffs, we feel these tariffs are totally unjustified and they're unfair. Because the reasons that have been given to us, those same causes, those same reasons apply to many other countries. But the tariffs have been selectively imposed on us. So that's why I say they are unreasonable, unjustified, and unfair. But our economy is strong enough. Our government will protect the interests of our country. And we will continue to look at markets for all resources because we have a very large population whose energy security also has to be addressed. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 4,300 करोड़ रुपए के चंदे पर चुनाव आयोग से कड़े सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि इन 10 दलों ने इतने बड़े दान तो लिए, लेकिन चुनाव में महज 39 लाख रुपए खर्च दिखाए, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3,500 करोड़ रुपए खर्च दर्ज है। राहुल ने पूछा कि आखिर ये हजारों करोड़ आए कहां से, कौन चला रहा है इन दलों को और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी सिर्फ एफिडेविट मांगकर मामला टाल देगा?
राहुल इस समय बिहार में 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, जहां वे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने एसआईआर के नाम पर हो रही विसंगतियों को जोर शोर से उठाया। हजारों लोग से मैं मिला हूं यहां पे, जिंदा लोगों को मार दिया, और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। अंबानी का नहीं कट रहा, अदानी का नहीं कट रहा, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ। वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, इसलिए इस पर आक्रमण कर रहे हैं भाई। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। स्टालिन ने कहा कि हमारे नेता करुणानिधि और लालू यादव बहुत अच्छे दोस्त थे। लालू प्रसाद यादव भाजपा से कभी नहीं डरे। स्टालिन ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं, दो भाइयों का रिश्ता है। यही दोस्ती उन्हें विजयी बनाएगी। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। பெரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் மட்டுமல்ல, மூத்த தலைவர். அவர் அரசியல் அனுபவம் இங்கு பல பேருக்கு பாடம். பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி வரிசையில் இன்று ஸ்டாலின் அவர்களின் உழைப்பாலும் தியாகத்தாலும் தமிழ்நாடு இன்று இந்தியாவுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. காவேரி ஓடும் வரை, தமிழ் மொழியின் ஓசை ஒலிக்கும் வரை தமிழ்நாடு மலரும். வாழ்க தமிழகம், வாழ்க ஸ்டாலின். இந்திய டெமோக்ரஸியை காப்பாற்ற இந்தியா அலையன்ஸ் இந்த ஓட்டர் அதிகார் யாத்திராவை தொடங்கியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் असम नागालैंड सीमा पर तनाव बढ़ गया है। नागालैंड के भंडारी उपमंडल के 11 नगा गांवों ने असम के लोगों के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। 23 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार 1 सितंबर से मेरा पानी के रास्ते नगा गांवों में प्रवेश के लिए असम के निवासियों को इनर लाइन परमिट या गांव परिषद की लिखित अनुमति लेनी होगी। नियम तोड़ने वालों पर 50,000 रुपए जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। स्थानीय संगठनों ने इस कदम को अस्वीकार्य बताया और असम सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। देश में ज्यादातर हिस्सों में मानसून की इस बार तबाही का नया रिकॉर्ड बन रहा है। उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ों से मैदानों तक हर जगह बारिश ने जनजीवन पटरी से उतार दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। तमाम राज्यों में नदियां, नाले उफान पर होने से कई जगह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो आर्थिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, उसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। जितना आर्थिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, और इसका मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज है, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये अभी हिमाचल प्रदेश में नुकसान पहुंचाएगा। आने वाले समय में ये जो हिमालय रेंजेस है, चाहे उत्तरांचल है, चाहे कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो ये है, इस दृष्टि से बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। सर, जिस तरह से यात्रा सस्पेंड की गई है, बहुत सारे लोग देखिए अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मणिमहेश की यात्रा को हमने सस्पेंड करना उचित समझा, क्योंकि इस समय लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा हो जाती है। वो लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होने से किसी को नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान हो, इस दृष्टि से इसको पोस्टपोन किया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।